आय आयकर अधिनियम के अनुसार आय में की कोई निश्चित परिभाषा नहीं है, इसलिए आय शब्द में सभी प्रकार के गत वर्ष में प्राप्त की गई आय को शामिल किया जाता है। आयकर के 5 शीर्षक आय के विभिन्न प्रकार के दिए हुए सोर्सेज में से आयकर अधिनियम के अनुसार बनाए हुए हैं। पहला शीर्षक वेतन, दूसरा शीर्षक मकान संपत्ति से आय और उसी का तीसरा शीर्षक है व्यापार अथवा पेशे के लाभ। व्यापार अथवा पेशे के लाभ शीर्षक के अंतर्गत करदाता को व्यापार अथवा पेशे से प्राप्त होने वाले लाभों पर आयकर लगता है। व्यापार और पेशे के लाभ शीर्षक में किन आयों को शामिल किया जाएगा, ये जानने के लिए पहले हमें ये देखना होगा या ये समझना होगा कि व्यापार की परिभाषा में किन बिजनेस को लिया जाता है या व्यापार शब्द में किसे शामिल किया जाता है। व्यापार के अनुसार कोई भी लेन देन जो कोई वाणिज्य या वस्तु का उत्पादन या अन्य कोई भी सेवाएं जो व्यापार, वाणिज्य अथवा वस्तु के उत्पादन की प्रकृति का हो, वह सब व्यापार शब्द में शामिल है। व्यापार का क्षेत्र बहुत व्यापक है। सभी प्रकार के लेन देन, सभी प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन, सभी प्रकार के उद्योग धंधे, बैंकिंग, यातायात आदि इस शब्द में शामिल है। पेशा आयकर अधिनियम में पेशे की भी कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं दी गई है, लेकिन आयकर अधिनियम धारा 2 में और सब टाइटल 36 में केवल इतना दिया हुआ है कि पेशे व्यवसाय से अलग है या पेशे को व्यापार में शामिल नहीं किया गया है। पेशे शब्द से अर्थ हमारा यहाँ पे साधारणतः इस शब्द का प्रयोग किया जाता है कि पेशे का तात्पर्य उन कार्यों से है जिनमें बौद्धिक अथवा शारीरिक योग्यता की विशेष आवश्यकता होती है, जैसे डॉक्टर, वकील, अकाउंटेंट, इंजीनियर, सर्जन, आय का सलाहकार। इसके अतिरिक्त अन्य कार्य भी इसमें शामिल किए जाते हैं जो किसी विशेष बौद्धिक या शारीरिक योग्यता की आधार पर उस कार्य को कार्यान्वित किया जाता है, उसे हम पेशे में शामिल करते हैं। व्यापार अथवा पेशे के लाभ शीर्षक में कौन सी आय कर योग्य आय होती है या व्यापार और पेशे के लाभ शीर्षक के अंतर्गत किन आयों पर कर लगता है, हम किन आयों को इस शीर्षक में शामिल करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है हमारा व्यापार अथवा पेशे की आय। ऐसे व्यापार अथवा पेशे के लाभ जो करदाता द्वारा गत वर्ष में कभी भी चलाए गए हो, अर्थात किसी व्यापार के व्यापारी या मालिक द्वारा, ऑनर द्वारा कितने भी समय के लिए व्यापार गत वर्ष में किया गया हो, उस समय के लिए या संपूर्ण गत वर्ष में, उसे हम इस शीर्षक की आय में शामिल करेंगे। इसी प्रकार पेशे के लाभ में भी कोई भी प्रकार का पेशा जो अभी हम पढ़ चुके हैं कि पेशे में हम किन्हें शामिल करते हैं, ऐसा लाभ वो पेशा पूरे गत वर्ष में रहा हो या कुछ समय के लिए गत वर्ष में रहा हो, उसके होने वाले लाभ और आय को भी हम इसी शीर्षक में शामिल करते हैं। प्राप्त क्षतिपूर्ति की राशि। प्राप्त क्षतिपूर्ति की राशि से आशय ऐसे किसी व्यक्ति के द्वारा जो किसी भी नाम से पुकारा जाए, जो किसी भी भारतीय कंपनी या अन्य किसी कंपनी का संपूर्ण अथवा लगभग संपूर्ण प्रबंध करता हो, अपने प्रबंध की समाप्ति पर और प्रबंध की शर्तों में परिवर्तन करने पे कोई क्षतिपूर्ति की राशि या अन्य कोई भुगतान देता है, तो वो भी हम व्यापार एवं पेशे शीर्षक में शामिल करेंगे। तीसरा हमारा है व्यापारिक संघों की आय। एक व्यापारिक संगठन, व्यावसायिक संगठन या हम किन्हीं अन्य व्यक्तियों के समुदाय जो कोई अपनी विशिष्ट सेवा प्रदान करने के फलस्वरूप कोई भी आय प्राप्त करते हैं, वह आय भी हम व्यापार एवं पेशे की आय में शामिल करते हैं। इसके अतिरिक्त एक निर्यातकर्ता को
जो एक्सपोर्टर है वो कोई भी स्वीकृत आयात लाइसेंस की बिक्री से अगर उसे कोई लाभ मिलता है वह भी हम इसी शीर्षक में शामिल करेंगे। इसके अतिरिक्त भारत सरकार की किसी भी योजना के अंतर्गत किसी व्यक्ति को निर्यात के बदले कोई भी नकद सहायता दी गई हो या कोई अन्य सहायता दी गई हो, चाहे वह किसी अन्य नाम से पुकारा जाए या अन्य नाम से जाना जाए, वह भी आय हम व्यापार एवं पेशे शीर्षक की आय में शामिल की जाएगी। किसी निर्यातकर्ता को वापस की गई या वापस की जाने वाली उत्पादन शुल्क, एक्साइज ड्यूटी और कस्टम ड्यूटी, आयात निर्यात कर की राशि भी अगर निर्यातकर्ता को वापस प्राप्त हुई है तो वह राशि भी हम इसी शीर्षक में शामिल करेंगे। एक निर्यातकर्ता को, एक्सपोर्टर को उपलब्ध कोई भी ड्यूटी एंटाइटलमेंट पासबुक योजना के अंतर्गत कोई हस्तांतरण करने से लाभ हुआ है तो वह लाभ भी इसी शीर्षक में शामिल किया जाएगा। यह एक जो योजना है ड्यूटी एंटाइटलमेंट पासबुक स्कीम, यह एक निर्यात संवर्धन योजना है और इसके तहत निर्यातक को आयात शुल्क की जमा स्वीकृत की जाती है और जमा की राशि का निर्धारण पूर्व निर्धारित दरों के अनुसार किया जाता है। इस जमा राशि का उपयोग एक्सपोर्टर अपने आयातित माल पर शुल्क के भुगतान के लिए कर सकता है। इसके अतिरिक्त अन्य कुछ आय भी इसी शीर्षक में शामिल की जाती है व्यापार और पेशे शीर्षक में, जैसे एक निर्यातकर्ता को उपलब्ध शुल्क मुक्त अगर कोई पुनः पूर्ति प्रमाण पत्र, जिसको हम बोलते हैं ड्यूटी फ्री रिप्लेसमेंट सर्टिफिकेट, के हस्तांतरण से कोई लाभ हुआ है तो वह लाभ भी हम व्यापार एवं पेशे शीर्षक के लाभ में शामिल करेंगे। लाभ अथवा अनुलाभ का मूल्य भी हम इसी शीर्षक में शामिल करेंगे। लाभ एवं अनुलाभ के मूल्य से क्या आशय है कि किसी करदाता को अपने व्यापार अथवा पेशे से प्राप्त लाभ एवं अनुलाभ का मूल्य, चाहे इन अनुलाभों का मूल्य मुद्रा में परिवर्तनीय हो या नहीं हो, यानी वो मॉनेटरी कन्वर्टेबल हो या नहीं हो, उसे भी हम इसी शीर्षक व्यापार और पेशे में शामिल करेंगे। अनुलाभ शब्द हम वेतन शीर्षक की आय में भी समझ चुके हैं कि अनुलाभ से आशय क्या होता है, अर्थात किसी व्यक्ति को कोई सुविधा के रूप में सुविधा दी जाती है, इसका कोई मॉनेटरी बेनिफिट नहीं होता, वो वेतन शीर्षक में है। लेकिन यहाँ व्यापार और पेशे की आय में वह अनुलाभ चाहे मॉनेटरी रूप में मिला हो या नहीं मिला हो, मुद्रा के रूप में परिवर्तनीय हो अथवा नहीं हो, तो भी हम उसे व्यापार एवं पेशे की आय या लाभ के शीर्षक में शामिल करेंगे। उदाहरण जैसे किसी कंपनी द्वारा अपने वकील को रहने के लिए मुफ्त दिए गए मकान की सुविधा वकील की पेशे की आय में शामिल होगी। इन सब के अतिरिक्त किसी फर्म के साझेदार द्वारा प्राप्य अथवा प्राप्त कोई वेतन, प्राप्य मतलब ड्यू, जो अभी तक ड्यू हो चुका है लेकिन उस व्यक्ति को प्राप्य नहीं हुआ है, और प्राप्त मतलब जो रिसीव्ड हो चुका है, ब्याज, बोनस, कमीशन या पारिश्रमिक, चाहे हम उसे किसी भी नाम से पुकारें, यह राशियाँ भी हम किसी फर्म के साझेदार को अगर मिलती हैं तो वह व्यापार एवं पेशे की आय शीर्षक में ही आयकर गणना के अनुसार शामिल की जाएगी। किसी विशिष्ट ठहराव के अंतर्गत प्राप्त राशि, किसी विशिष्ट ठहराव से आशय यहाँ पे है कोई विशिष्ट अनुबंध जो किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए किया गया हो, वह ठहराव नकद अथवा वस्तु के रूप में प्राप्त या प्राप्य कोई भी राशि व्यापार अथवा पेशे की शीर्षक आय में ही शामिल की जाएगी। जैसे किसी व्यवसाय या पेशे के संबंध में कोई भी गतिविधि अथवा क्रियाकलाप नहीं करने के लिए वह राशि दी जाती है। इसका कॉन्ट्रैक्ट क्या है किसी व्यक्ति के साथ, ठहराव का आशय ही है कॉन्ट्रैक्ट, किसी दो व्यक्तियों के बीच में होने वाला कोई समझौता। ज्ञान, नॉलेज, पेटेंट को भी कॉपीराइट, जिसको हम प्रतिलिपि अधिकार भी कहते हैं, ट्रेडमार्क, व्यापार चिन्ह, लाइसेंस, फ्रेंचाइजी अथवा इसी प्रकार का अन्य कोई भी व्यापारिक अधिकार या सूचना अथवा तकनीक जो वस्तुओं के उत्पादन अथवा सेवाओं की व्यवस्था में सहयोग करते हैं
या सहयोग ना करने की स्थिति में हिस्सा लेने के लिए अनुबंध किया जाता है। दोनों ही परिस्थितियों में ऐसी होने वाली आय को भी हम व्यापार और पेशे की आय में शामिल करेंगे। मकान संपत्ति की प्राप्तियाँ। यदि कोई करदाता अपनी मकान संपत्ति का प्रयोग अपने व्यापार अथवा पेशे के लिए करता है और जिसके लाभ कर योग्य है, तो ऐसी मकान संपत्ति के वार्षिक मूल्य पर मकान संपत्ति से आय शीर्षक में कर नहीं लगता, बल्कि व्यापार अथवा पेशे से लाभ शीर्षक में वह आय कर योग्य होगी। अवैध व्यापार की आय। आयकर की में हम पहले भी जब आयकर का इंट्रोडक्शन, इनकम टैक्स इंट्रोडक्शन चैप्टर हमने पढ़ा था, उसमें भी हमने शॉर्ट में ये देखा था कि आयकर अधिनियम के अनुसार कोई भी आय, उसको वैध और अवैध शब्द दो कैटेगरी में जब विभक्त किया जाता है, जिस आय पर कर चुका दिया जाता है वह आय लीगल या वैध होती है, और आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार जिस आय पर कर नहीं चुकाया जाता है, कर की वह आय अवैध व्यापार या अवैध रूप से कमाई गई मानी जाती है। आयकर में वैधता अवैधता का जो सामाजिक या कानूनी विचार है उस पर नहीं लागू किया जाता, बल्कि आयकर अधिनियम में कर चुकाने की स्थिति के आधार पर अवैध या वैध व्यापार की स्थिति या अवैध या वैध आय की स्थिति निर्धारित की जाती है। चाहे वह आय किसी भी प्रकार से प्राप्त की गई हो, जिसमें हमारे पास किसी भी परिणाम स्वरूप वह व्यापार, चाहे वो बिक्री से लाभ, प्रतिबंधित शराब की बिक्री से लाभ हो, चोरी के माल के क्रय विक्रय के लाभ हो, इस शीर्षक में या तस्करी के व्यापार के लाभ हो, वह भी कानूनन रूप से अवैध व्यापार कहलाता है, सामाजिक रूप से अवैध व्यापार कहलाता है। लेकिन आयकर अधिनियम के प्रावधान के अनुसार अगर वह व्यापारी उस पर कर चुकाता है तो वह व्यापार भी इसी शीर्षक में आयकर अधिनियम के अंतर्गत आयकर के प्रावधान उस पर लागू होंगे और उन्हें आयकर दिए जाने के बाद हम उसे वैध और अवैध व्यापार की स्थिति में या कैटेगरी में नहीं देंगे। परंतु अगर कोई व्यक्ति या कोई व्यापारी किसी भी प्रकार के नियमों का उल्लंघन करता है तो उस पर कोई अर्थदंड लगाया जाता है, तो वह अर्थदंड इस व्यापार पे भी लगाया जाएगा जो इस प्रकार के व्यापार है जिन्हें सामाजिक या कानूनी रूप से हम अवैध व्यापार की श्रेणी में रखते हैं। लेकिन आयकर अधिनियम के अनुसार जिस भी आय पे कर गत वर्ष में प्राप्त की गई या कमाई गई किसी भी प्रकार की आय पे कर चुकाने के बाद वह आय आयकर शीर्षक के अंतर्गत किसी भी 5 शीर्षक में से सम्मिलित की जाएगी, चाहे वो वेतन शीर्षक हो, मकान संपत्ति से आय हो, व्यापार अथवा पेशे से लाभ हो, या पूंजीगत लाभ की शीर्षक में आता हो, या अन्य साधनों से आय शीर्षक में शामिल किया जाता हो। इसके अतिरिक्त कुछ और आय को भी हम व्यापार और पेशे से लाभ शीर्षक में कर योग्य मानते हैं, जैसे प्रमुख व्यक्ति की बीमा पॉलिसी के संबंध में प्राप्त राशि, जिसमें उसका बोनस भी शामिल है उस पॉलिसी का। व्यापारिक रहतिया का उचित बाजार मूल्य। व्यापारिक रहतिया ट्रेडिंग स्टॉक, जिस तिथि को व्यापारिक रहतिया यानी बिजनेस स्टॉक को पूंजी संपत्ति में परिवर्तित किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है, उस स्थिति में पूंजी संपत्ति के रूप में मान लिया जाएगा वह क्लोजिंग। लेकिन उस तिथि को वो भी व्यापारिक रहतिया या जो हमारा स्टॉक है उसका उचित बाजार मूल्य हम इसमें शामिल करेंगे, और उचित बाजार मूल्य का निर्धारित जो विधि होती है उसी के आधार पे किया जाएगा, और वह व्यापार और पेशे से लाभ शीर्षक में ही सम्मिलित किया जाएगा। इसी प्रकार भूमि, ख्याति या वित्तीय प्रलेख किसी भी प्रकार के फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स को छोड़कर अन्य किसी भी पूंजी संपत्ति को गिरा देने, नष्ट हो जाने पर या प्रयोग से हटा देने या ट्रांसफ़र हस्तांतरित करने पर नकद या वस्तु के रूप में कोई भी प्राप्ति होती है, तो ऐसी प्राप्ति अगर संपत्ति पे किए गए संपूर्ण व्यय की धारा 35 के तहत उसमें डिडक्शन एक्सेप्टेबल है, कटौती स्वीकृत की गई है, तो वह आय भी व्यापार एवं पेशे से लाभ शीर्षक में ही कर योग्य होगी।
सट्टा व्यापार के लाभ। सट्टे व्यापार के रूप में अगर कोई भी व्यवहार, कोई भी ट्रांजैक्शन किया गया है तो वह व्यापार भी करदाता किसी भी अन्य व्यापार से पूरा अलग समझा जाएगा, यानी उस व्यापार का अपना एक अलग अस्तित्व माना जाएगा आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार। और आयकर अधिनियम की धारा 43 सब सेक्शन 5 के अनुसार सट्टे के व्यापार से आशय वस्तुओं, अंश, किसी भी तरह के गुड्स, शेयर्स, स्कंध, कोई भी स्टॉक आदि के क्रय विक्रय में ऐसे अनुबंध, ऐसा कोई भी ठहराव किया गया है जिसका निपटारा समय समय पर अथवा अंत में बिना इन वस्तुओं के वास्तविक हस्तांतरण के ही हो जाता है, यह हम सट्टे के व्यापार से आशय है हमारा आयकर अधिनियम प्रावधानों के अनुसार। तो इस प्रकार के सट्टे के व्यापार के अंतर्गत वस्तुओं का वास्तविक हस्तांतरण यानी एक्चुअल ट्रांसफ़र नहीं होता, बल्कि वो ट्रांजैक्शंस, वो सौदे का निपटारा बाजार और अनुबंधों के मूल्य के अंतर को ले देकर किया जाता है। इस प्रकार के व्यापार से होने वाले लाभ को भी हम व्यापार अथवा पेशे से लाभ शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य करें। बजरंग जी, मैं तो ऑडियो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। क्या क्या टेक्निकली गलती करी? 1 सेकंड आ सकते हो क्या आप इधर? पहुंच गया तो फिर मैंने क्या गलती की होगी उसका थोड़ा सा आइडिया। परीक्षित, वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। नेट चालू करने के बाद ही रिकॉर्ड होगा ना, इंटरनेट? दबाया था 3 2 1 भी आ गया था। चलो मैं दोबारा करके देखती हूँ, आप चले गए तो। फिर कहाँ पे आएगा वो? वीडियो में आएगा ना, जहाँ मेरे वीडियो है। चलो, थैंक यू।